Good morning, students. Today, all of you discuss about the nationalism in India. This topic belongs to subject history, lesson 3, standard 10 का ये चैप्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, लेसन 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में जैसा हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे, नाजीज के बारे में पढ़े थे, फिर अब 10th में नेशनलिज्म यूरोप के बारे में पढ़ोगे। मेन इसमें ये देखना है कैसे दुनिया में परिवर्तन हो, है ना। जैसा कि चेंजिंग जो है तो नेचर का नियम है, समझे कि नहीं, बदलाव होना ही होना है, परिवर्तन होना ही होना है, और ये चीज़ चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये किसी के रुकता नहीं है। तो लेकिन ये पॉलिटिकल जो है चेंजिंग नेशनलिज्म, जैसा कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1915 से लेकर के 1947 तक की बात को पढ़ेंगे, यानी कि इसमें देश के आज़ादी के बारे में, मतलब महात्मा गांधी जब आए तो मेन वो है उन्हीं पर फोकस है। उनके आने के बाद देश का जो पॉलिटिकल एरेना था कैसे चेंज हो, है ना, कैसे लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करके एक इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में जोड़ने का काम किया। उनका जो प्रयास था उसमें कहाँ तक सफल हुए, कहाँ कहाँ उनसे ऑब्स्टिकल क्रिएट करना पड़ा, ठीक ना, मतलब को फेस करना पड़ा, सॉरी। तो जैसा हम लोग देखा, देखिए इसमें यही बताया जो पहले हम लोग तो महात्मा गांधी के बारे में जैसा हम लोग देखते हैं, जो महात्मा गांधी जो है सो अफ्रीका गए थे किसी केस के संदर्भ में। थोड़ा इन ब्रीफ ये बताना चाहूँगा, जो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्राप्त किया और हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन के बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े, मतलब वो कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर वहाँ से आए मुंबई नहीं, मुंबई तो रिसेंट का नाम है, बॉम्बे, इतिहास में उसे बॉम्बे ही बोला जाता था। बॉम्बे आए और वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। बॉम्बे में ही उन्हें किसी बिजनेसमैन के केस को लेकर के उन्हें जाना पड़ा, कहाँ, अफ्रीका जो गए तो उन्होंने वहाँ पे जो हालात देखे, ठीक ना, उन्हें वो हालात थोड़ा टफ लगा, ठीक ना, और वहाँ के हालात, वहाँ की कंडीशन में वो वहाँ के जो वाइट रूलर थे उनके विरुद्ध वो सत्याग्रह रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ ये किए, और वहाँ पे उन्हें सफलता भी मिली। अब जब वो भारत आए 1915 में, तो वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने के उपरांत उन्होंने देखा जो हमें यहाँ पे अंग्रेज को हटाने के लिए, अंग्रेज के रूप को ख़त्म करने के लिए लोगों में एक इंस्पिरेशन, लोगों में एक ये कहते हैं जो एक कंससनेस लाना होगा। और ये कंससनेस की शुरुआत, मतलब लोगों की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो देखे, जो लोग हैं, तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है उन्हें कोई लीड करने वाले नहीं हो या उनको एक सही रास्ता दिखाने वाले नहीं हो, वो मतलब कोई उनको रास्ता नहीं दिख रहा। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, भारत में भी कई जगह, इसके बारे में हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इन ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ करके आपको समझाना चाहूँगा। एज वी हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, अब बोले सर नेशन स्टेट क्या होता है? देखिए पहले क्या था, राजशाही था, मोनैर्की था, मतलब जैसे आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वह भारत का कंडीशन वो पॉलिटिकल मैप नहीं था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियायतें थी, है ना, जगह जगह अलग अलग रूलर थे। एक देश के अंतर्गत कई सारे रियायतें, वो इंडिपेंडेंट रियायतें, है ना, मतलब कोई एक यूनिट में नहीं था। मतलब जैसे अंगुली है ना, इसका अपना इम्पोर्टेंस है, इसका अपना इम्पोर्टेंस है, इसका अपना, उसी प्रकार सारे के सारे देश की रियायतें अलग अलग थी। इसी का वैसे मुगल, ऐसी बात नहीं है, मुगल पीरियड में देश को यूनाइट किया गया, लेकिन जब औरंगजेब जो लास्ट और मतलब ऑर्थोडॉक्स रूलर था, वह लगभग 50 to 55 ईयर्स के बीच में रूल किया।
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो है तो वही वहाँ का जो रूलर उसके बाद होने लगे इतने वीक और इतने दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगे, सेल्फ डिसीजन लेने में उनको इतनी कठिनाई होने लगी, जो कुछ लोगों को जो दूसरे जो उसमें 3 प्रकार के जो मेन जो स्कॉलर थे, इंडियन स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, अरेबिक मुस्लिम स्कॉलर और तुर्की मुस्लिम स्कॉलर, 3 प्रकार के थे। एक जो मतलब इंडिया में जो मुस्लिम डेवलप हुए थे वो स्कॉलर चाहते थे जो हमारे अनुसार रूल करें। तुर्किश जो स्कॉलर थे जो पहले भारत में उन्हीं का रूल शुरू हुआ था, वो चाहते थे रूलर अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार काम करें, और जो अरेबिक स्कॉलर थे मुस्लिम इस्लाम के वो चाहते थे हमारे अनुसार। इस तरह क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया, आपसी लड़ाई के कारण देश टूटता गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते उसी का फायदा अंग्रेज उठा करके देश को ये किया, स्लैब बनाया। तो ये बता रहा है यहाँ पे न्यू सिम्बॉल्स एंड आइकॉन्स। अब देखिए जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट हुए तो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल्स, ये 1947 देश आज़ादी से पहले ये सब चीज़ नहीं था, है ना, कुछ अलग था। तो ये सब जो स्ट्रगल हुआ है ना, उसमें स्ट्रगल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग जुड़े, उसके लिए हम अंग्रेज को भी कुछ रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे इंग्लिश की शिक्षा शुरू की, उससे लोग जो है सो मतलब इंग्लिश के थ्रू एक दूसरे की बातों को समझने में उन्हें सहूलियत हुई, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। हम हिंदी जानते हैं, कोई तमिल जानता है, अब हिंदी वाला तमिल नहीं समझता है, तमिल वाला हिंदी नहीं समझता है, लेकिन इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो जाने के कारण क्या हो गया, लोग जो है एक दूसरे को बात को समझने लगे, एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, मतलब एक दूसरे में कॉमन चीज़ है उसको पहचानने लगे, और उनको ये लगा कि नहीं, ये सारे लोग तो भले ही अलग अलग रियायतों में रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन ये तो सब एक है। तब लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, नहीं राष्ट्रवाद, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें भले ही हम अलग अलग प्रोविंस में रहें, लेकिन उसका एक अपना एक अलग आइडेंटिटी हो, है ना। ऐसी बात नहीं है, मतलब भारत बस आजा पर, हाँ, लेकिन बीच में जो वही अंग्रेज के आने के साथ ये सब बिखर जो गया था, उसी को लोग यूनाइट करने में जो है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ उसमें लोगों में लगा कि हमें इसको यूनाइट करना चाहिए। ये सब बातें भी आई, कतई नहीं किया एज ए वियतनाम, है ना, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है वियतनाम की, लेकिन उसकी इस बार सिलेबस में पिछले साल से नहीं है। वियतनाम छोटा सा देश है। अब देखो वियतनाम छोटा सा देश है, वो भी गुलाम था, फ्रेंच का गुलाम था पहले, फ्रेंच से गुलामी के बाद वो जापान ही उस पर मतलब आक्रमण किए। उधर चाइना जो है, चाइना का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, जब से ये देश है तब से उसका जो मतलब नेचर है, तो अगल बगल देशों पे अपना प्रभाव है ना जमाए रखे, उसके क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण बनाए रखे, वो नेचर अभी तक भी झलक रहा है, ठीक ना। ये चीज़ें जो थी, तो लेकिन ये छोटा सा देश, देखो एक छोटा सा वियतनाम फ्रेंच की से आज़ादी की लड़ाई लड़ा, जापान से भी आक्रमण को झेला, और ये देश इस तरह 2 भाग में टूटा, नॉर्थ और साउथ। फिर नॉर्थ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या साउथ में मोनार्की थी, लेकिन नॉर्थ वाले चाहते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरे वियतनाम यूनाइट होकर के एक रूप में आए, लेकिन साउथ के जो मतलब मोनार्क थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, और उसको ऐसे नहीं मतलब में मदद करने में अमेरिका मदद किया, अमेरिका उस पर से आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन उन लोगों ने, छोटा सा देश है ना, आपके किसी भी एक छोटे से राज्य के बराबर वियतनाम होगा, अब वह देखिए फ्रेंच, जापान, चाइना का तो खैर शुरू से ही था ही, यूएसए, ऐसे इतने बड़े बड़े देशों को आक्रमण को झेल करके, और वियतनाम आज इंडिपेंडेंट और बहुत ही डेवलप कंट्री के रूप में आज विश्व में स्थापित है। ये कैसे हुआ? नेशनलिज्म की भावना। देखो हम पढ़ते हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमें अपने लिए बहुत कुछ करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, ईमानदारी पूर्वक हमें जितना हो सके उतना अधिक से अधिक काम करना चाहिए, लेकिन हमें पहले नेशन के बारे में, राष्ट्र के बारे में समझना, ठीक है। देखिए, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनी, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इनटिमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मतलब क्या, जो उपनिवेश बनाया हुआ था, हमें स्लैब बनाया हुआ था, कॉलोनी। पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। लोग जो है देखने लगे कि क्या ऐसा चीज़ है जो हमें कॉमन है,
और उसके आधार पे लोग अपने आप को यूनाइट करना शुरू किए। द सेंस ऑफ द बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियल प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। सेंस ऑफ द ऑप्रेस्ड, देखिए नहीं एक है ना, हमको भी गम नहीं मारा, तुमको भी गम नहीं मारा। तो अंग्रेज एक ऐसा गम था, एक ऐसी तकलीफ थी, एक ऐसा शासक था जिससे सब परेशान थे, थोड़ा कम या थोड़ा अधिक पर हो गए, सबको परेशानी थी। तो ओवरऑल सब ने ये सोचा जो नहीं, हमें पहले अंग्रेज से मेन जो जड़ है प्रॉब्लम का, वो जड़ है अंग्रेज, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल। तो हमें यूनाइट होकर के पहले कॉलोनियल रूल को खत्म करें, उसके बाद है ना अपना देश है उसमें देखेंगे किसका क्या होता है, उस पर मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। ये लोगों को यूनिटी लाया। देखो एकदम क्लियर कहता है द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड में दबाए गए। तो जो कॉलोनियल रूल में थे सब है ना, बड़े लोग, छोटे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, पुअर, रिच, जो भी थे है ना, पॉलिटिकल लीडर्स, जनरल पीपुल्स, सबको तकलीफ थी, ग्रुप्स टुगेदर। बट सच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनीज डिफरेंटली। द एक्सपीरियंस वर वेरीड एंड देयर नोशंस ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट दैट इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनीज डिफरेंटली। ये पढ़ेंगे हम लोग, जो मतलब हर वर्ग के लोग, अब जैसे जंगल में रहने वाले ट्राइबल पीपुल, उनका कुछ अलग सोच था, उनके लिए नेशनलिज्म, उनके लिए स्वराज अलग मीनिंग था। खेत में काम करने वाले मजदूर, उनके लिए अलग था। प्लांटेशन में काम करने मजदूर, उनका कुछ था। लैंडलॉर्ड का मीनिंग, मतलब उनकी सोच वो कुछ और, मतलब आज़ादी सब चाहते थे, ब्रिटिश से सब तंग थे। लेकिन अब जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर है, उनके लिए था कि भाई हमें स्वराज जब आ जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगी, तो हमारा इनकम बढ़ेगा, हमारा वेजेज बढ़ेगा, हमें रोज़ काम मिलेंगे, है ना, काम करने के कंडीशन अच्छे होंगे। प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था जो भाई वहाँ उनसे, है ना, 1859 का जो इमिग्रेंट एक्ट था उसके अनुसार उनको बिना परमिशन के प्लांटेशन से बाहर नहीं जाना होता था। लेकिन है ना, उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि वो कभी भी आ जा सकते हैं। जैसे आप जो काम करते हो तो क्या होता है, छुट्टी लेके घर जाते हैं, आते हैं, ऐसा उनको नहीं था बाहर फ्रीली आने जाने का। ये सबका अलग अलग, लेकिन ओवरऑल इतना था जो एक चीज़ कॉमन था, जो हमें सबका दुश्मन एक ही था, सब को एक ही टारगेट किया, मतलब टारगेट था ब्रिटिश से हमें ये मिले। ये सब चीज़ जो है स्लोगों में ये लाए। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू force these group together within the movement, but their unity did not merge without a conflict. महात्मा गांधी सबको प्रयास किए जो एक सूत्र में लाए, इसे बताएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं हुआ। आपस में लोग ग्रुप लड़े, झगड़े, है ना, डिफरेंसेज हुआ, है ना, मतलब लोग अलग अलग रास्ते पे चले, लेकिन फिर भी लोग को जब समझ में आया, जब सेंस आया, तब फिर सब एक साथ आए भी। In earlier textbook, you have read about the growth of the nationalism in India of the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick the story from 1920 and study the non-cooperation movement. इसमें हम लोग non-cooperation movement, civil disobedience movement के बारे में प्राय पढ़ेंगे, है ना। दो इसमें जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया non-cooperation movement जो 1921 जनवरी से शुरू हुआ, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस जो 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ, इसके बारे में मेनली आपको बताया जाएगा, जो इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं, ये बातें हुई कैसे, क्या ऐसा चीज हुआ। तो देखो यहाँ पे बताता है जो इन द आफ्टर 19, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वार, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है ना। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो आप लोग जानते हैं 1914 और 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार में गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका रूल था तो अपने जो वार के एक्सपेंस को, युद्ध के जो खर्च को कंपनसेट करने के लिए भारतीयों पे भारत में टैक्सेस बढ़ाए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इसको बढ़ाए,
ठीक ना, उतना ही नहीं है ना। इस टैक्स के बाद वो जो है सो रेवेन्यू ये सब बढ़ाए, वॉर के एक्सपेंस को, मतलब युद्ध में जो खर्च होता है बहुत सारे मतलब खर्च होते हैं, तो उसको एक्सपेंस करने के लिए वो कैसे अपने इनकम को बढ़ाएगा। लगभग 1-2 वर्ष की बात नहीं, 4 वर्ष तक चला ये, 1940 से 1990 के बीच में ये युद्ध चलता रहा, ठीक ना। और उतना ही नहीं, ये जो है ना जबरदस्ती मौसम में बड़े बड़े जो हट्टे लोग दिखते थे उसको पुलिस पकड़ के जबरदस्ती जो है उसे मतलब सेना में बाहर एनफोर्समेंट रिक्रूटमेंट किया, है ना, मतलब जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया सेना में, जबरदस्ती। देखते हैं आपके इन द ईयर 19 we see that national movement is spreading to new areas, incorporating new social groups and developing। 1990 के बाद क्या हो गया, नए सोशल ग्रुप जो कल तक पहले पता है 1857 से नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, है ना, सिपाही विद्रोह जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया, तब से शुरू हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के उस समय जो लीडर थे मॉडरेट किस्म के थे, थोड़ा लिबरल थे, उन लोग का डिमांड था जो मतलब वो लोग आज़ादी की डिमांड नहीं कर रहे थे, वो लोग मतलब अधिक से अधिक राइट, अधिक से अधिक मतलब उन्हें एक्टिविटी करने का, मतलब गवर्नमेंट से जो भाई यहाँ पे आप अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशन स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए, इस सब जैसे आज हम गवर्नमेंट से नहीं करते हैं, आज भी गवर्नमेंट से करते हैं कि नहीं हम डिमांड, जो भाई हम ये नहीं चाहते जो हम भारत से हमको मतलब आज़ाद कर दीजिए, नहीं, हम ये हमारा डिमांड क्या रहता है, जैसे अभी मान लीजिए कोई कंडीशन है, कोई फ्लड है, जैसे अब ये वर्ल्ड एपिडेमिक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को मतलब सहायता प्रदान करती है, उन्हें मतलब अनाज का, उन्हें कुछ पैसे का, उन्हें जॉब का। अब जैसे कल ही परसों देखो क्या है, मतलब आपके के जो अभी बाहर से जो जितने भी लोग आए हैं, लगभग पूरे बिहार में शायद बताया गया है 35 लाख 35 लाख जो है ना मजदूर आए हैं, जो मतलब बिहार के थे लेकिन वो बाहर काम कर रहे थे। 35 लाख मजदूर आए, समझिए, ये मजदूर जो काम कर रहे थे वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, उनके लिए मतलब गवर्नमेंट आपका ना, गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक करती है। अब ये लोग आएंगे तो क्या काम करेंगे, तो उनके लिए 125 डे 125 डे का वर्क गारंटेड जॉब दिया गया है। अगर आपका काम चला तो ठीक है, नहीं तो उतने दिन के काम का आपको पैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस है मिनिमम वेजेस 336 या 350 ऐसा, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन उस तरह गवर्नमेंट उस समय कुछ नहीं करी थी। वहाँ पे युद्ध हो रहा है, युद्ध में इंग्लैंड शामिल था, है ना, समझ नहीं, और वो भारत से टैक्स बढ़ा करके, कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके लोगों को जबरदस्ती सेना में ले जा करके भर्ती करता था लड़ने के लिए। लेकिन लोग ये सब चीज़ इसलिए कर रहे थे जो उनको ये था अगर फिर युद्ध जब खत्म हो जाएगी तो हम लोग चूँकि गवर्नमेंट को सहायता कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मतलब हमें ये सिंपैथी में, नहीं भाई ये लोगों ने हमें युद्ध में मदद किया है तो चलो सिंपैथी में इसे अधिक से अधिक राइट, अधिक से अधिक थोड़ा मतलब फ्रीडम इनके लिए कुछ हम भी करें। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं इवन बता रहा है जो 1913 और 1918 जो 5 वर्ष का जो समय है सो बहुत ही हार्डशिप हो गया लोगों के लिए, बहुत कठिन समय था, है ना। उसमें ये 1913 और 1918 के बीच में एक और चीज़ आ गया जो 1918 से लेकर के 1921 कि ये जो 3 वर्ष था, 3 फाइनेंशियल, इसमें बता रहा है 1918 1918 1919 का फाइनेंशियल, 1920 और 1921 का फाइनेंशियल, ये जो 2 वर्ष का फाइनेंशियल ईयर था इसमें फसल भी बर्बाद हो गए, फसल भी खत्म हो गए, ठीक ना, फसल भी बर्बाद हो गए, फसल भी खत्म हो गए और लोग बेचैन थे, न उनको फसल हो रहा है। और इधर क्या हो गया, एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। इस तरह से लगभग बता रहा है जो ये अगले 1918 से लेके 1921 के बीच में लगभग 12 से 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के बीच में लोग जो है सो मारे गए अकाल से, हमारी, है ना, और एपिडेमिक महामारी के कारण। एक तो मतलब देखिए लोगों का एक वर्ल्ड वार, महंगाई, उसके बाद कृषि का क्रॉप्स का फेल्योर होना, उसके बाद महामारी का, इन सब लोगों से इतना त्रस्त था जो कंडीशन बहुत ही भयावह हो गया। अब देखिए पीपुल होप देयर
लेकिन लोग को फिर भी होप था, लोग फिर भी आशा मानते हैं कि युद्ध खत्म होगी तो मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ मतलब करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कि युद्ध खत्म हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, लेकिन गवर्नमेंट लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं। इसी बीच में सत्याग्रह, महात्मा गांधी का आगमन होता है 1950 अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका से वो जनवरी 1950 में देश वापस आए। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, है ना, द रेसिस्ट रिजाइन। अफ्रीका है ना, अफ्रीका में वो सक्सेसफुली रेसिस्ट मतलब एक वर्ड आया रेसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि है ना स्किन के कलर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर वो जो है सो डिस्क्रिमिनेट करती है, भेदभाव करती है ऑन द बेसिस ऑफ ये स्किन का कलर, है ना। तो मतलब व्हाइट यानी ब्रिटिश थे तो व्हाइट थे, है ना, उनका कलर वो जो है वहाँ के जो नेटिव पीपुल थे, आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ाए थे याद होगा। तो 3 ग्रुप थे, एक ब्लैक जो कि वहाँ के मूलवासी थे, अफ्रीकन मूलवासी थे, और एक थे मतलब आपको ये कलर्ड थे, ब्लैक थे, और एक मिक्स कलर थे, है ना, ठीक है। मतलब सॉरी एक ब्लैक थे, एक मिक्स थे, और एक इंडियन मूल के, क्योंकि प्लांटेशन वर्क में काम करवाने के लिए मतलब ब्रिटिश जो है, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिश का रूल था, यहाँ भी ब्रिटिश का रूल था, यहाँ से मजदूरों को पकड़ के ले जाता था। तो उनको है ना ब्रिटिश जो है मतलब अलग समझते थे, है ना। उनको जैसे देखिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अपने देश में ये करते हैं, जो छुआछूत था ये था अनटचेबिलिटी, आज भी देखो ना लोग कहता है, बार बार गवर्नमेंट प्रचार करती है हमें कोरोना से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। यहाँ बीमारी से लोग लड़ रहे, बीमार से क्या लड़ता है, हिम्मत है तो बीमारी से लड़ो, नहीं तुम दूर हटो, तुमको कोरोना हो गया मर गया रहा कहीं पे, और डॉक्टर जो दिन रात उसका सेवा करता है कहता तू तो अपने कमजोर है, तू तो अब हवा में पी के रहा है। तो ये चीज है ना, स्किन के आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन करता। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ, उनके इस पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, है ना, और उनको बोगी से भगा दिया गया, हटा दिया गया। गांधी जी वहाँ पे इसके विरुद्ध लड़े, और उन्हें सबसे बड़ी बात है लड़े ही नहीं। देखो हमें लड़ना ही नहीं है, हमें सफलता हासिल करना है। पढ़ते तो सब हैं, क्या होता है मेन होता है मैच खेलते हैं, खेलता तो सब है, लेकिन जो जीतता है उसी का नाम होता है। तो गांधी जी लड़े रेसिस्ट यानी समझ गए ना, जो मतलब स्किन के कलर के आधार पे जो भेदभाव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। गांधी जी एकदम क्लियर बोले वहाँ पे, देखिए मास स्टेशन मतलब सामूहिक ये किए, अकेले नहीं समूह में ये लोगों को कन्विंस करके जिन्हें भाई उन्होंने क्लियर बताया जो हमारा अगर कॉज हम जिस कारण से लड़ रहे हैं अगर वो सही है तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है जो इनजस्टिस अन्याय कितना पावरफुल है, कितना उसके पास मिसाइल है, कितना उसके पास आर्म्स है, हमें उसकी चिंता कुछ नहीं है। हम बिना आर्म्स के उसे लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विल होना चाहिए। हमें मतलब ये देखिए ऑब्स्टिकल, जब भी आप कोई सही काम करोगे तो ये बात आप गांठ बांध लो, जो आपके रास्ते में सफलता से पहले और आपके बीच में है ना ऑब्स्टिकल है, ये बात गांठ बांध लीजिए, ऑब्स्टिकल आएगा। तो वही बताया महात्मा ने क्लियर लिखा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रूथ। सत्याग्रह जो आइडिया था उसमें ये क्लियर बताया जो सच्चाई का क्या पावर है। इन सर्च फॉर ट्रूथ इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, यदि हमारा कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज ऑर्गेनाइज, है ना, इफ द स्ट्रगल वाज, और हमारा संघर्ष जो है अगेंस्ट इनजस्टिस है, अन्याय के विरुद्ध है, हमारा कॉज भी सही है और स्ट्रगल जो है अन्याय के विरुद्ध है, अगेंस्ट अनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तब हमें बलपूर्वक अपने मतलब जो ऑपरेसर है दबाने वाले हैं, जो हमको दबाते हैं, उसके विरुद्ध
है ना, शारीरिक मतलब बल से लड़ना कोई जरूरी नहीं है, उसे हम मोरली डाउन करेंगे। Without seeking vengeance of the being aggressive, a सत्याग्रह could win the battle through non-violence। मतलब हम अहिंसा से, non-violence से अपने बैटल को जीत सकते हैं। People include oppressor had to the persuaded to see the truth। मतलब उनको कोई भी आदमी है, उसको सच्चाई को दिखाना है, नहीं तो वो सच्चाई क्या है, प्रूव करना है लॉजिकली। हम कह देंगे जो हम सच्चे हैं, इससे थोड़ा होता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे फोटो खिंचा दिए, हम बहुत काबिल बन गए, इससे थोड़ा होता है। तो ओरिजिनल कब का दबा रहता बेटा, है ना, नहीं समझे। इसीलिए मतलब ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, उन्होंने क्लियर बता दिया, विदाउट सीकिंग है ना वेजिनियस और द बीइंग एग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए ये सत्याग्रह कुड विन, जीत सकता है, ये सत्याग्रह करने वाला आदमी जीत सकता है बैटल को थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा से। दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग टू कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ऑपरेसर को कंसाइंस करना, जगाना है, तो देखो भाई आप जो कहते हो आपका रास्ता सही है, आप गलत करो, उनको ये कहना है आप गलत करो, देखो आप कैसे गलत करो, मैं आपको साबित करता हूँ। उसको ये दिखाना है, उसको जगाना एक चीज़ का करके, क्योंकि वो भी जो रहता है ना पावर के मद में, है ना, उससे दिखता नहीं है, उसको सिर्फ जो कर रहा है वो वही दिखता है, बाद बाकी सब कुछ गलत दिखता है वो, तो उसको यही चीज़ दिखाना है। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। आफ्टर अराइविंग इंडिया, महात्मा गांधी, अब देखिए जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह किया। 1960 में चंपारण, मोतिहारी अपने ही राज्य से उन्होंने शुरू किया, बिहार में चंपारण गए, वहाँ वो इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन मतलब इंडिगो था, यहाँ पे कराया जाता था, तो जबरदस्ती कराया जाता था, उससे उसी को किसी अंग्रेज को बेचना होता था। लोग नहीं चाहते थे भाई इंडिगो की खेती करें, खेत हमारा है। सबसे बड़ी बात है इंडिगो की खेती करने से क्या होता था, इंडिगो बहुत अच्छी जमीन में होती थी, है ना, फर्टाइल लैंड में किया जाता था, और अगर एक बार उसमें कर दिया गया, एक बार 2 बार, तो उसकी फर्टिलिटी खेती कम हो जाती थी। तो ये चीज़ लोगों को थोड़ा ये हो रहा था, भाई हम धान उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, जिसको हम खाएंगे, इंडिगो उगा करके क्या फ़ायदा होगा। और ये सब खेती तो लोग मतलब जब धान गेहूँ का खेती कर लिया तो चलो भाई कुछ पैसे के लिए भी उगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो गांधी जी चंपारण आए 1916 में, याद रखिएगा 1916 1916 चंपारण आए। वहाँ वह प्लांटेशन जो ओनर थे, मालिक, प्लांटेशन समझो ना, जो लार्ज स्केल एरिया में एक ही क्रॉप उगाया जाता है, तो प्लांटेशन जो ओनर थे, ओनर मतलब मालिक, है ना, OWN ओनर, या है ना मालिक जो थे, उसके विरुद्ध वो वहाँ पे सत्याग्रह किए किसानों को, ये जो है ना, तो यहाँ भी थे रामचंद्र शुक्ल, है ना, जो गांधी जी को आमंत्रित किए थे, उसमें मेन जो थे इसमें उन्होंने दिया रामचंद्र शुक्ल के। तो उन लोगों ने मिल करके वहाँ के गवर्नमेंट के तो जो अथॉरिटी थी बॉडी को ये बोला गया कि भाई आप लोगों को इस चीज़ पे प्रेशर मत डालिए, और गांधी जी को मतलब उनकी खेत है, उनको खेती आप कहते हैं रेवेन्यू भी दीजिए, आप कहते हैं ये भी तो बताए, जब देखिए इंडिगो खेती लोग करेगा, तो मतलब एनीवे उन्हें इसमें सफलता मिली और लोगों को ये फ्रीडम मिला कि भाई आप अपने खेत में अपने चॉइस की खेती कीजिए। 1916 में फिर वो वहाँ से गुजरात 1970, वहाँ भी किसान के विरुद्ध ही थे। वहाँ पे क्या था, देखो इस बार के क्वेश्चन में, इस बार जो बोर्ड का इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुआ था, मैं आप लोग को है ना दिखाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। इस बार का बोर्ड के एग्जाम है ना, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुआ था क्वेश्चन। देखिए, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1970, गिव द मेन रीजन। इस बार के बोर्ड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे हुआ था। तो सिंपल है, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1970 फॉर द पीजेंट, है ना, फॉर रिलैक्सेशन, है ना, रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू
for the peasant since their crops failure, उनके क्रॉप्स फेल्योर हो गए थे, तो कहाँ से रेवेन्यू देंगे? वहाँ के किसानों का डिमांड था जो चूंकि उनके क्रॉप्स फेल्योर हो गए हैं तो उनका क्रॉप्स खेत में हुआ नहीं है, तो फिर वो रेवेन्यू कहाँ से देंगे? तो गवर्नमेंट उनके रेवेन्यू में मतलब पेमेंट करने में रिलैक्सेशन दे, छूट दे। तो ठीक है चलिए भाई, इस बार आपका क्रॉप्स नहीं हुआ है, इस बार नहीं, आप आगे बांट दीजिए। ऐसा लोगों का, किसानों का डिमांड था। गांधी जी इसके लिए वहाँ पर सत्याग्रह किए और उन्हें उसमें भी सफलता मिली, उसके बाद 1918, ठीक एक साल बाद 1918 में अहमदाबाद में वहाँ मिल वर्कर के लिए, मिल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर था, उनका डिमांड था जो, चूंकि मिल देखिए गवर्नमेंट का नहीं था वहाँ पे, ये बात जान लीजिए। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री उस समय सेटअप हुए थे सो भारतीयों के द्वारा किए गए थे, है ना। तो मिल वर्कर के लिए जो मिल वर्कर का था डिमांड, जो भाई उन्हें अच्छे कंडीशन में काम करने का, उनका काम करने का कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए और उनका वेजेस बढ़ाया जाए। तो महात्मा गांधी वहाँ उनके लिए सत्याग्रह किए और इस तरह जो है सो उनमें उन्हें सफलता मिली। फिर हम लोग आगे जो है सो देखेंगे, दूसरा टॉपिक है, शुरू रहेगा अभी कंटिन्यू 2-4 दिन तक, वीडियो लंबा चलेगा बेटा, आप लोग थोड़ा मैं प्रयास करूंगा कि एवरी टॉपिक को टच करते हुए चले। फिर हम लोग देखेंगे कैसे गांधी जी को जब इसमें सफलता मिली तो गांधी जी ने सोचा जो क्यों ना एक नेशन वाइड पूरे देश में, ये तो मतलब रीजन में किए थे, चंपारण में किए, खेड़ा में किए, अहमदाबाद में किए, लेकिन अब उनके मन में आया जो नहीं क्यों ना हम एक नेशन वाइड जो है सो सत्याग्रह चलाएं। और इसके लिए उनको एक चांस मिला, क्या? रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट के थ्रू उनको एक चांस मिला। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसको जो है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दीबाजी में हरीडीली पास किया था, विदाउट, है ना, जबकि मतलब इंस्पाइट ऑफ द अपोज ऑफ द इंडियन जो जितने भी मेंबर्स थे उसके अपोज के बावजूद भी उसको पास किया। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को विदाउट एनी ट्रायल 2 इयर्स के लिए डिटेंशन सेंटर पे अलग सेंटर पे डाल करके 2 वर्ष के लिए कैद कर सकते हैं। गांधी जी देखा जो ये बहुत गलत लॉ है, ये ब्लैक लॉ है, इसके विरुद्ध उन्होंने 6 अप्रैल 1919, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के थ्रू इसको उन्होंने इसका शुरुआत किया। याद रखिएगा सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू किए थे। अब इस जैसे ही शुरू किया, लोग जो है गांधी जी की आवाज़ पे मतलब निकले, हड़ताल शुरू हो गई, है ना, विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया, जिसको जैसे 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस फायरिंग हो गई तो लोग और आक्रोशित हो गए, और इसके बाद जहाँ भी जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोगों को मिलता उसका आक्रमण लोग करना शुरू कर दिए। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में बैसाखी का मेला लगता था, जालियानवाला मैसेकर हो गया, है ना, उसमें इनक्लोज ये पार्क था, इसमें लोग जमा हुए थे। अमृतसर का जो ड्यूटी चार्ज हो गया था जनरल डायर को, अमृतसर में 10 अप्रैल के बाद कर्फ्यू मतलब मार्शल लॉ लागू कर दिया, सेना के अंतर्गत वो दे दिया, उसका इंचार्ज दे दिया जनरल डायर को। जनरल डायर को जब भी पता चला जो भाई जालियान बाग में लोग जमा हो रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग तो पॉलिटिकल लीडर भी थे जो लोगों को बताना चाहते थे कैसे क्या है, और कुछ लोग बैसाखी के मेला देखने आए थे जो गाँव से आए थे, उनको 144 और कर्फ्यू सब के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं, लेकिन वहाँ पे वो आ गया और गेट पे खड़े होकर के गोली बरसानी शुरू कर दी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और जनरल डायर का स्टेटमेंट था जो हमने ये किया इसलिए जिससे कि सत्याग्रहियों के मन में एक भय, एक आतंक पैदा हो जाए और वो दोबारा इस तरह का एक्टिविटी करने से परहेज करें। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अगेन आई एम हियर with topic nationalism in India, chapter 3, history, standard 10th. Yesterday we discussed about Satyagraha in Champaran, in Kheda, Gujarat and Ahmedabad for mill worker, Kheda for the peasants, and in Champaran for indigo plantation, against indigo plantation. After First World War, very tough condition,
spread in our country. As we have seen that many peoples died during the 1918 to 1921 due to epidemic of influenza and famine occurred due to failure of crops. During this period, Mahatma Gandhi started some satyagraha. When political activities spread, British administrator became anxious and they hurriedly passed a law, a Rowlatt Act, Imperial Legislative Council. In spite of the opposed, and this law was opposed by the Indian काउंसिल मेंबर, जो भी भारतीय थे उस समय काउंसिल में सदस्य, उन सब ने यूनाइटली रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश जल्दीबाजी में इस लॉ को पास किया। इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कैन बी इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years इन डिटेंशन सेंटर। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 2 वर्ष के लिए इम्प्रिजन किया जा सकता है, उसको डिटेंशन किया जा सकता है ना। ओके, अब इसको लेकर के गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए और 6 अप्रैल, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 में 6 अप्रैल से गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए। वर्ल्ड, ये नेशन वाइज है ना, नेशन वाइज सत्याग्रह शुरू किए। 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइज सत्याग्रह शुरू किए गांधी जी। ठीक है, अब ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ, इस सत्याग्रह में गांधी जी कैसे शुरू किए? तो स्ट्राइक किए। सब लोग जो है गांधी जी के साथ है, जगह जगह रेलवे वर्कर में काम करने वाले सब लोगों ने, जो भी गवर्नमेंट के में काम करने वाले थे, उन्होंने स्ट्राइक किया, ये सब किया। लोग प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे। इसी दौरान क्या होता है, तो ये आपका जो 10 अप्रैल 1919 अमृतसर में पुलिस फायरिंग के कारण लोग में आक्रोश आया। लोग बहुत ही जोरदार ढंग से उसके बाद से अंग्रेज के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। मैं कल भी बताया था, तो इसी दौरान ये 10 अप्रैल की बात है और हम जानते हैं 13 अप्रैल पंजाब में बहुत ही फेमस वहाँ का लोकल पर्व होता है बैसाखी। अपने लोग उधर भी मनाया जाता है जूड़ शीतल के रूप में, लेकिन पंजाब में उसे बैसाखी, हार्वेस्टिंग फसल है, रबी क्रॉप्स की तैयारी हो जाती है, इस खुशी में लोग बैसाखी पर्व मनाते हैं और ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है ईच एंड एवरी ईयर। तो लोग गांव से, शहर से, देहात से, हर जगह से आते हैं शहर में मेला देखने, मेला का आयोजन होता है। लेकिन ये 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो गोलीबारी हुई, उसके बाद लोगों के बीच में जो आक्रोश आया, लोगों का जो प्रदर्शन होने लगा, इससे गवर्नमेंट डर गई। अब पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। क्या हो गया? मार्शल लॉ लागू है ना, मार्शल लॉ लागू हो गया और इसका इंचार्ज जनरल डायर को दे दिया गया। जनरल डायर इसका इंचार्ज बनाया गया। अब जनरल डायर पूरे में कर्फ्यू लगा दिया, 144 धारा इम्पोज कर दिया। गांव देहात से जो लोग आ रहे थे, उसका कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था, लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, लोग जो है इससे अनभिज्ञ थे और लोग आ रहे थे।
जनरल डायर को ये पता चला जो लोग जो है जालियानवाला बाग में जमा हो रहे हैं, तो वह लोग मेला देखने आए थे अपने अपने, उसमें कुछ लीडर जो थे सो पॉलिटिकल एक्टिविटीज लोगों को भी समझा रहे थे कि भाई ये है, ये सत्याग्रह, इसका ये मतलब है, गांधी जी ये चाहते हैं। जब इन्फॉर्मेशन जनरल डायर को लगा तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचा और उसके एग्जिट गेट पे, मतलब एक ही गेट ही था, उस पर उसने पुलिस से उसको ब्लॉक कर दिया और पुलिस को फायर करने का परमिशन दे दिया। पुलिस फायरिंग करने लगी, सैकड़ों लोगों से मारे गए। अब इससे लोगों में बहुत सारा आक्रोश आया, लोग जो है इससे बहुत आक्रोशित हुए, है ना, कहते हैं। तो उसके बाद से फिर लोग धीरे धीरे कहते हैं स्ट्रीट मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन, और पुलिस जो है उसके बाद से और भी ज़्यादा ब्रूटल हो गई, लोगों को पकड़ती थी, उसको गलियों में रेंगवाती थी, है ना, सड़क पे नाक रगड़वाती, मतलब ये है ना, जैसे आतंक करने के। जनरल डायर खुद बोला, है ना, जालियानवाला मैसेकर में जनरल डायर बोला हिज ऑब्जेक्टिव एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट्स टू क्रिएट इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, है ना। मतलब जनरल डायर को बोला उन्होंने ये जो जालियानवाला मैसेकर किया, इसके पीछे उनके यही उद्देश्य था जो लोगों के, सत्याग्रहियों के मन में आतंक का, डर का, खौफ का जो है ना, सो एक डर पैदा था। लेकिन लगभग शहर में ही जाने थे, क्योंकि गांव में रहता तो गांव से लोग आते नहीं अमृतसर, तो गांव में अधिक नहीं थी। क्लियर करता है वाइल वर्ल्ड एट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन। महात्मा गांधी नाउ थे, है ना। उसके अलावा ये मुस्लिम जो थे वो भी उतने उसमें सब कोऑपरेट नहीं किए थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, है ना, क्योंकि मुस्लिम का जो एक माइंड सेटअप होता है धर्म का, वो उसके बियॉन्ड उसको सोचता ही नहीं है ना। समझ कम इंडिया में और जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में। तो लेकिन देखिए अब क्या माइंड सेट था उसका। महात्मा गांधी बोले जो सत्याग्रह में शामिल हो, हम लोग मिल करके अंग्रेज के विरुद्ध, तो उन्होंने साथ नहीं किया, उनका उदासीन रहे। कोई बोला हमको किसे क्या मतलब है। लेकिन तुर्की में उसमें ऑटोमन एम्पायर था जिसके रूलर खलीफा बोले जाते थे। तो तुर्की की हार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी। तुर्की, जापान, जर्मनी, इटली सब एक तरफ था, इधर फ्रांस एंड इंग्लैंड और भी ये सब, और भी वैसे ये सब और भी देश एक तरफ थे। तो तुर्की की हार हुई थी। ये र्यूमर हुआ, ऐसा अफवाह, र्यूमर मतलब अफवाह हुआ, जो ब्रिटिश जो है सो खलीफा के साथ बहुत ही हैरेस ट्रीटमेंट किया है ना। एक पीसफुल ट्रीटमेंट हुआ जिसमें उसको हैरेस किया गया, मतलब अपमानित किया गया। ये र्यूमर, अब इसमें सही था क्योंकि र्यूमर वर्ड्स लिखा हुआ है ना, ये सही था या नहीं था उस समय के लोग जाने, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ ये र्यूमर हुआ, मतलब गलत ही ना होगा। तो यहाँ के मुस्लिम उससे नाखुश हुए क्योंकि खलीफा को वो लोग इस्लाम के मतलब स्पिरिचुअल हेड मानते थे, धार्मिक मुखिया मानते थे, और इस कारण से वह खिलाफत मूवमेंट चलाने का शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट, चूँकि ब्रिटिश उनके स्पिरिचुअल हेड को मतलब ये किए हैं, तो है ना, खिलाफत मूवमेंट उन्होंने ये किया। और इसके लिए उन्होंने मुंबई 1919 बॉम्बे में उसी वर्ष 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना, याद रखिएगा, है ना, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी established in 1919 इन बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई 1919, ठीक है। और उस समय के जो यंग लीडर थे, है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। ये दोनों महात्मा गांधी से कांटेक्ट किए और महात्मा गांधी बोले, जो महात्मा गांधी ठीक है कोऑपरेट करने के लिए, महात्मा बोले ठीक है ओके हम तैयार हैं, हम तो आपको बोले थे लेकिन आप ही लोग नहीं किया, हम तैयार आपको कोऑपरेट करेंगे। इस तरह अब ये हो गया जब हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके मतलब
सत्याग्रह चले। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिखा न वाई नन कोऑपरेशन। गांधी सोचे जी नहीं, तो गांधी जी ने अपने बुक 1909 है ना, 1909 में गांधी जी बुक लिखे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी बुक लिखे हिंद स्वराज, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा बुक लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियर एक चीज बताया, जो भारत में ब्रिटिश का जो रूल हुआ, तो ड्यू टू कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन, भारत में ब्रिटिश का रूल मतलब इंडियन के कोऑपरेशन के कारण हुआ, और चल भी जो रहा है यहाँ पे, सर्वाइव जो कर रहा है, वो भी इंडियन के कोऑपरेशन के कारण है। उन्होंने क्लियर लिखा, यदि भारतीय ब्रिटिश रूलर को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेट करना छोड़ दे तो विद इन अ ईयर ब्रिटिश शासन यहाँ खत्म हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने नन कोऑपरेशन, असहयोग, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, असहयोग, असहयोग आंदोलन चलाने का ये मतलब इसमें इसके लिए है ना, सितंबर, ये सब डेट है, पूछेगा हिस्ट्री पूछता है सब मैथ वर्क में, सितंबर 1920, सितंबर 1920 में कांग्रेस की कोलकाता, है ना, कलकत्ता का सेशन हुआ। सितंबर 1920 में कलकत्ता का सेशन होता है। इसमें गांधी जी कांग्रेस के लीडरों को बताते हैं जो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होगा, किस तरह चलेगा, स्टेप बाय स्टेप बोले थे। उससे पहले बताया जो हमें अंग्रेजों के द्वारा जितने भी भारतीयों को कुछ भी अवार्ड, कुछ भी टाइटल दिया है, उसको पहले हटाया। मतलब वो विरोध में, जिन्हें भाई आप हमारे लोगों पे आप गोली चलाते हो, उनको मारते हो, उनसे नाक रगड़वाते हो और मुझे आप अवार्ड कर रहे हो, ये कहाँ का है? नहीं समझे? तो उन्होंने ये किया, समझे? उन्होंने उसको बताया जो हमें मतलब बताया लोगों कांग्रेस को, जो हमारा पूछा था इंडियन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया ये स्टेप आई। तो पहला स्टेप, जितने भी हम लोग हमारे लोगों को, बहुत सारे कांग्रेस लीडर को भी जो अवार्ड मिला है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, उसको हमें जो टाइटल मिला है उसको भी हमें त्यागना पड़ेगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का अवार्ड मिला था, तो नहीं नाइटहुड का अवार्ड मिला था, कॉमेंट मतलब अपने सपोर्ट में लाने के लिए इस तरह के अवार्ड, जो कुछ भी ऐसे लोग होते थे जो लगते थे भाई उनके कहने से आ जाएंगे, उनको ऐसा देते थे। उसके बाद उन्होंने बताया जो सिविल सर्विस में काम करते हैं, सिविल सर्विस जिसको हम लोग IAS IPS बोलते हैं, उनको बोला जाए काम छोड़िए, टीचर, लॉयर, सबको बोले जो आप जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको नॉन कोऑपरेट कीजिए, ये उनका स्टेप। लेकिन कांग्रेस के अंदर है ना कुछ ऐसे भी लोग थे और बोला अगर ये इससे बात नहीं बनेगी तो सिविल डिसोबीडियंस चलेगा। सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, जो हमें कोऑपरेट तो उनको नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन में हमें काम नहीं करना है, लेकिन अगर वो ज़्यादा प्रेस किए तो काम करेंगे, लेकिन कहेंगे सिट डाउन तो सिट अप हो जाएंगे, मतलब स्टैंड अप हो जाएंगे। बोलेगा स्टैंड अप मतलब जो बोलेगा जो कानून है उसका उल्टा करेंगे, जो कानून नहीं है वो करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस आगे इसमें दिया जाएगा टॉपिक। ऐसा उन्होंने तो कांग्रेस का सेशन 1920 में कोलकाता हुआ, लेकिन इसके दौरान यहाँ पे नवंबर में 1920 में काउंसिल का इलेक्शन होना था। तो कांग्रेस के कुछ लीडर ये चाहते थे कि नहीं हमें काउंसिल इलेक्शन लड़ना चाहिए। गांधी जी बोले कि भाई जब ये नॉन कोऑपरेशन होगा तो हम उनको सहयोग नहीं करना है, तो काउंसिल इलेक्शन कुछ लीडर चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए, वी शुड कॉन्टेस्ट द काउंसिल इलेक्शन। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर अपने में ही इतना टेंस क्रिएट हो गया जो ये लगने लगा जो अब इस पे कांग्रेस में सहमत नहीं होगी। लेकिन फिर भी दिसंबर 1920 नागपुर महाराष्ट्र, देखिए कोलकाता, बंगाल और महाराष्ट्र, नागपुर 19 दिसंबर 2-3 महीने के बाद सितंबर में हुआ कांग्रेस का सेशन। कांग्रेस सेशन हुआ कोलकाता में, कांग्रेस सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ और दिसंबर में
दिसंबर में 1920 नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है ना। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है ना। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है। उसमें क्या हुआ, जो मतलब दोनों के बीच में जो भी दो ग्रुप थे उसमें ये हुआ, और ओवरऑल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना है। यानी दिसंबर नागपुर सेशन में फाइनल हो गया कि गांधी जी का जो प्रपोजल है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसमें जो भी प्रपोजल है, काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट करना, उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, टाइटल को छोड़ना, सिविल सर्वेंट, आर्मी, पुलिस, लॉयर, मतलब जो जिसको मतलब उसमें उनको ये करना। ये आपका 19 कांग्रेस सेशन में। इधर कुछ जो पार्टी थी है ना, जिसमें देखो कांग्रेस में जितने भी उस समय थे प्राय लोग मतलब हाई उच्च वर्ग के लोग थे है ना, धनाढ्य वर्ग के लोग थे, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या लैंडलॉर्ड्स थे। स्वाभाविक है, पार्टी बनाना मामूली बात नहीं होता, उसमें एक्सपेंस करना रहता है, तो वो लोग थे। तो काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन भी जो होता है, आज भी देखो क्या होता है, एक सामान्य आदमी इलेक्शन जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। आज भी क्या होता है, नेता का बेटा ही इलेक्शन लड़ता है, देखो ना। हाँ, लालू यादव, उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बाद उसका बेटा, देखो ना कांग्रेस में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसका बेटा राजीव गांधी, उसकी पत्नी सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका गांधी। मतलब ये एकदम राजतंत्र है, जो एक ही परिवार का सारा सदस्य। मुलायम सिंह यादव देखो उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा, उसका बहू, मतलब उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, अटेरे, पटेरे, सब पॉलिटिकल लीडर्स है, सब इलेक्शन लड़ता है ना। और हम जनता बेवकूफ है ना, हम जो गधे जनता है उसको एकदम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ महाराज, आप तो एकदम ये एक सामान्य। उसी प्रकार उस समय भी प्राय बड़े लोग होते थे, काउंसिल इलेक्शन लड़ते थे। तो मद्रास में, इधर नॉर्थ इंडिया में प्राय महात्मा गांधी की बातों को सुना, और जितने भी लोग थे, जितनी भी पार्टियां थे, सब ने काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है ना खिलाफत कमेटी के आधार पे इसमें भी आ गया था। तो मतलब ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, जो नन ब्राह्मण्स पार्टी था, नन ब्राह्मण्स, ठीक ना, नन ब्राह्मण्स पार्टी था। उसने अपने आप को एक चांस पाया, जो अगर क्योंकि कांग्रेस तो लड़ेगी नहीं इस बार, क्योंकि बाइकआउट कर दिया है, तो उसने चांस पाया जो उसे मतलब काउंसिल ऑफ मेंबर बनने का एक चांस मिल जाएगा। इसलिए वो पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन लड़ा, या मतलब उसने काउंसिल इलेक्शन का विरोध नहीं किया। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो नॉन कोऑपरेशन, बाय नॉन कोऑपरेशन, अब समझिए नॉन कोऑपरेशन क्यों। तो नॉन कोऑपरेशन इसलिए क्योंकि गांधी जी के अनुसार बिना मतलब अंग्रेज को असहयोग किए, उन्होंने एकदम क्लियर बोला, जो जब तक हम लोग उनका विरोध नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक स्वाभाविक है बाबू, अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो, आपको एक गैप बना के रखना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, श्योर सर्टेन। आज देखो ना, आज तो नेचर भी वो चीज कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग। पहले था कि नहीं, सामाजिक समरसता है ना, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर सब बराबर। आज सब कहता नहीं, हाथे जोड़ के करता है। अब बताओ, हो सकता है उस समय भी लोग ऐसा करता हो, हाइजीनिक था जी। आज भी तुम बड़े घर में जाओगे ना, तो गेट बंद करके रखता है, आगे अंदर से पूछेगा कौन है, अच्छा फलना, नहीं अभी नहीं कोई काम है, जाइए, सीधे बोल देगा। बोलता है कि नहीं, आज बोलता है कि नहीं, लोग कहता है कि नहीं, क्या कुछ चेंजिंग नहीं होता है, कुछ चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि हम उस चीज को नहीं देखे हुए हैं, हमको लगता है इसलिए चेंजिंग है, कुछ चेंजिंग नहीं है।
करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। बस आज भी डिस्टेंसिंग करता है कि नहीं? कार में बैठ के आएगा, पानी उड़ा के आपके शरीर पे चला जाएगा, क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? इकोनॉमिक्स में देखे होंगे आप। तो उस समय भी यही चीज रहा होगा। उस समय भी जो पढ़े लिखे होते थे, जो धनाढ्य होते थे लिए, वो अपग्रेड हो जाते थे। जो नहीं होते थे, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कोई भी समाज का कोई भी हो, ऊंचा जो भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, लेकिन सबका अपग्रेडेशन का बस एक ही रास्ता है, एजुकेशन एंड मनी प्लांटेशन। बस मनी प्लांटेशन एंड एजुकेशन, इसी से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, है ना? समझे कि नहीं? रामविलास पासवान पासवाने है, उसको कोई बोलेगा आइए नेताजी बैठिए बैठिए कुर्सी बैठिए, वहीं पर उसके बगल घर के बगल कोई पासवान होगा, मजदूर होगा, पासवान, ऐसे बोलेगा। तो यानी बस एक ही चीज है। तो उस समय यही रहा होगा। खैर चलिए हम लोग टॉपिक पाते हैं। तो अब यहाँ पे नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 से शुरू हुआ। याद रखिएगा, दिसंबर के नागपुर सेशन में ये डिसीजन ले ली कांग्रेस ने, हमें नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना। अब यहाँ पे ये देखना है, जो डिफरेंट स्टैंड विथ मूवमेंट, हर जगह नन कोऑपरेशन मूवमेंट का सबके लिए अलग अलग मीनिंग था, सबके लिए, है ना? सब अलग अलग तरीके से, है ना, नन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख रहे थे। देखिए गांधी जी का मेन टारगेट था नन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो हमें ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम था, सबका अपना अपना प्रॉब्लम था, ठीक है ना? सब अपने अपने प्रॉब्लम लड़ रहे थे, सब ब्रिटिश के विरुद्ध। लेकिन सबका मतलब अब क्या होता है, किसी को भूख लगी है ना? अब घर ही में होता है, कोई बच्चा कुछ खाना पसंद रहता है, कोई बच्चा कुछ खाना पसंद रहता है, कोई बच्चा रूठा है तो उसको वो नहीं मिला, इसलिए उसको वो दीजिए, उसके लिए वही पसंद। तो गांधी जी बोलते थे नहीं, ये सब चीज तो बात की बात है, पहले कॉमन हमारा एक टारगेट होना ब्रिटिश को भागना। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले नन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में शुरू होता है, ठीक है ना? टाउन्स में, है ना, टाउन्स में शुरू होता है। शहर में, शहर की बात बताते हैं। कोई भी चीज देखते हो शहर में ज्यादा इफेक्टिव होता है ना? अब भारत बंद है, बिहार बंद है, दरभंगा बंद है, लहरियासराय बंद है, श्यामनगर बंद है ना? आज भड़ोल में सड़क जाम है, तो वहाँ पे जाम है। अब देखिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आज कहीं नहीं जाम है, वहाँ पे जाम है, उसका लोकल कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो जाम क्यों, उसके लिए है, वो लोकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रास्ता खुल जाए। ये क्या नहीं मालूम है, जब शहर में, जब जनवरी 1921 को नन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो जितने भी, है ना, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट टीचर्स सब ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, स्टूडेंट भी स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर भी, है ना, स्कूल जाना छोड़ दिया, पुलिस आर्मी जहाँ पे जो लोग थे उनने इसका मतलब काम करना छोड़ दिया। उसके बाद इसका असर ये हुआ, ये काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। लेकिन बस ये चीज एक मद्रास में हम क्लियर लिखना है, द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकआउटेड इन द मोस्ट प्रोविंस 8 प्रोविंस थे, है ना? पढ़ोगे आगे जाके, इसमें दिया है एक जो फिगर बनाया गया भारत माता को, 8 कमल दिखाएगा फ्लैग में, यानी 8 ब्रिटिश जो रूल कर रहा था उसमें 8 प्रोविंस थे, मद्रास, बॉम्बे, ठीक ना? उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस जिसको हम लोग आजकल मध्य प्रदेश बोलते हैं, उसके बाद नॉर्दर्न प्रोविंस जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इस तरह से मिला करके 8 प्रोविंस उस समय थे। इन प्रोविंस में काउंसिल इलेक्शन होता था। काउंसिल इलेक्शन जैसे पता है ना, मतलब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस के जो उस समय के लीडर थे, जो लिबरल थे, मॉडरेट थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, उनसे डिमांड करके, उनसे अपील करके, एंड उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें उनकी संख्या, जो भाई हमारे भी सदस्य चुन के जाएंगे, हम ये नहीं कहते जो हम वैसे कर लीजिए, चुनाव करवाइए, उसमें जो चुन के जाएंगे उसका मेंबर बनाए, जैसे पार्लियामेंट, जिसको हम लोग आजकल पार्लियामेंट बोलते हैं, उस समय ऐसा होता था। मतलब जो वायसराय होता उसको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मेंबर्स रखा जाता था, ठीक है ना? उसमें इलेक्शन होता था।
बाइकआउट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में याद है, मतलब काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट करने के लिए भी। लेकिन मद्रास में जो है ऐसा एक प्रोविंस था जहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया, और लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ी। एक वहाँ की पार्टी थी नन, है ना, जस्टिस पार्टी, जो इसमें वो नन ब्राह्मण्स जो भी थे उनका वो ग्रुप था। उन्होंने अपने आप को एक गुड चांस मिला, पाया तो अगर इसमें कांग्रेस भाग नहीं लगी तो हमें मेंबर्स जीत के जा सकते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट भी पड़ा, है ना, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहता है जो 121 में से 22 के बीच में देश जो सामान भारत में बेचता था वह 102 करोड़ से, है ना, 102 करोड़ और 57 करोड़, मतलब 1921 में अगर ब्रिटिश कितना सामान भारत में लाता था, इंपोर्ट करता था, वो घट करके 1922 तक आते आते 57 करोड़ हो गया। यानी कि लगभग 43 करोड़ का बिजनेस में उसका डाउनफॉल हुआ। एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि देखो आज चाइना क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, इकोनॉमिक लड़ाई लड़ता है। आज देखो कोरोना वायरस छोड़ करके वो पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठप कर दिया और लगातार समझो 3 महीने 4 महीने तक, 22 मार्च से लेकर के मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना तो ग्रेट हो गया। 3 महीना लगातार सब कुछ बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। कैसे दुनिया चल रही, कैसे देश चल रहा है, समझो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है। इससे क्या हो किया, इतना इकोनॉमिक कंडीशन खराब कर दिया, जो लोग कमजोर हो जाए, आर्थिक कमजोर से जो हो जाता है तब वो जल्दी डेयर नहीं करता है किसी को इस बड़ा स्टेप उठाने का। और इसी बीच में जो मजबूत लोग हैं उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसको कुचलने का, क्रैप करने का मौका मिलता है। तो उसका रिजल्ट देख लो, इधर विदिन 10-15 दिन में उसके बाद क्या आप नेपाल भी भारत से अब ये करता है कि हमारा ये मैप है नेपाल। इसमें नेपाली भाषा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज है। नेपाली लोगों को भारत में जॉब अगर होता है तो भरता है, वहाँ पे यहाँ पे जॉब करता है, ऐसा कंडीशन है। वो देश ये करता है, ये होता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका कुछ ये भी था, लिमिट्स था। लिमिट्स क्या था, जैसे मान लो लोग जो है फॉरेन गुड्स का विरोध करने लगे, ठीक है, लेकिन सामान्य पीपुल जो होते हैं तो उस समय खादी बनता था, भारत में बनता था। हाँ ये हुआ, जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला। भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए वर्ल्ड वार से लेकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक आगे बढ़ने का बहुत अच्छा चांस मिला। इसलिए पढ़ोगे आगे जाके लेसन बताया है, जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉमर्स काउंसिल की स्थापना की 1920 में। मतलब एक यूनियन बनाया अपने इंडस्ट्रियलिस्ट का, जिसे वो गवर्नमेंट से डिमांड करे। आगे जाकर पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा। 1927 में फिक्की बनाया, फिक्की है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, ये इसकी स्थापना की। इंडस्ट्री मतलब क्योंकि देश में बने कपड़े लोग क्योंकि बाइकआउट कर रहे थे, लोग जगह जगह विदेशी सामानों का, इस साथ हम चाइनीज सामान का विरोध करते हैं। वही चीज होगा। देखो ठीक 100 वर्ष बाद हमें उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिपीट करना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हम जो सामान खरीद लिए उसको तोड़ करके फायदा किसका, नुकसान किसका, हमारा। हम अब ये करेंगे जो हम आगे नहीं खरीदें, आगे हम कोई भी नया सामान या तो यूज नहीं करें या खरीदे नहीं होगा तो नहीं करें, नहीं रहता तो लोग कष्ट होता है, समझे, और कष्ट से। आज 3 महीने लॉकडाउन में लोग रह रहे थे, आज 3 महीने स्कूल नहीं चला, बच्चे जो सब लोग, कुछ तो ऐसी बात नहीं है, हो रहा है जैसे भी कुछ तो काम चले, उसी स्पीड में चलेंगे। हम कछुए की चाल में चलेंगे नहीं, हम खरगोश के चाल में चलना है, लेकिन हमें उसको बाइकआउट करना है। अगर हम कंटिन्यू, हर भारतीय अगर इतना ये कर लेता है प्रण, तो किसी भी प्रकार से
चाइनीज सामान का हम नहीं ये करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 100% हम कम नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कहता हूँ एकदम पूरा 100%, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। लेकिन धीरे 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 अगर हम शुरुआत करेंगे तो मान लीजिए 1000 करोड़ का बिजनेस होता है, 200 करोड़ कम होगा उसका एक साल में, अगले साल 300 करोड़ कम। इधर हम अपना भी चीज़ इंप्रूव करेंगे ना। हमारे देश में तो इंडस्ट्रीज है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी, ऐसी बात नहीं है जो नहीं है टेक्नोलॉजी। इससे हमारे इंडस्ट्रीज को डेवलप होने का चांस मिलेगा। और जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तब, है ना, मेन होता है जब भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे आपके तरफ वैसे भी कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। तो वही गांधी जी को करने का मतलब यही था, नन कॉर्पोरेशन चलाने का मतलब। ठीक है, हमें थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने देखा जो मतलब वहाँ सामान बनाता है, यहाँ पे बेचता है और हमारा ही पैसा लेकर हम ब्रिचुअलिटी करता है। देखो चाहिए, एक बहुत बड़े पत्रकार बोले थे 70% दवा बनती है जिसमें कि रॉ मटेरियल चाइना से आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल चाइना से आता है, ऐसी बात नहीं है हमारे देश में भी रॉ मटेरियल होगा। हम नहीं मतलब 1000 दवा बनाएंगे, 700 दवा बनाएंगे, है ना। कम से कम इस लॉकडाउन में एक तो मतलब सही चीज हुआ, एनवायरनमेंट सही होने के कारण, भले ही कोरोना डिजीज लोगों को हो रहा है ना, लेकिन ये भी चीज है जो भारत में रिकवरी रेट भी किसी भी दूसरे देश से बहुत हाई है, ये भी हमें देखना होगा। लॉकडाउन में ये भी एक चीज आया पॉजिटिव चीज, हम पॉजिटिव चीज को भी देखना चाहिए। हम लोग निगेटिव चीज लेकर ढोल पीटते रहते हैं हमेशा, ढोल, हे कोरोना, हे कोरोना, हे कोरोना। उतना देर भगवान का नाम जब लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। कोरोना का तो भारतीयों को बस इस तरह का मजबूत हो जाना चाहिए, शरबत बिना का पी ले, बस कहानी खत्म। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा ना, बनिएगा सुकुमार, रहिएगा घर में बैठ करके, हाँ धूप लग जाएगा तो कैसे होगा। पीजिएगा फ्रिज का पानी, हम बहुत बड़का बाबू साहब का बेटा है ना, फ्रिज का पानी पीते हैं, कुछ नहीं, गुनगुना पानी पीजिए, गर्म दूध पीजिए, हल्दी डालिए, हल्दी खाइए। हल्दी एक ऐसा चीज है, बिको वज्रदंती खरीदेंगे 50 रुपया में, हल्दी लेप करके चेहरा पर नहीं लगाएंगे तो उसमें पैसा लगता है तो अच्छा लगता है। हल्दी घर में घस करके लगा लेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, तो खराब हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है ना। हल्दी एक ऐसा चीज है, अगर इंसान नहीं खाएगा हल्दी तो सबसे जहरीला प्राणी बन जाएगा इंसान, समझिए। तो ये चीज होता है। चलिए, तो लेकिन खादी महंगा होता था, तो सामान्य पीपुल अभी भी ये जो 57 करोड़ जीरो में आ सकता था, लेकिन सामान्य पीपुल जो है उन्हें सस्ते, मतलब उनके पास उसका मेन होता है इनकम नहीं है भाई। आज हम ही मोबाइल लेने जाते हैं, क्या बोलेंगे 5000 का मोबाइल है, बहुत महंगा, ये 2000 का है, इसमें सारा फीचर है, हाँ एकदम सब कुछ जो है इसमें से एक स्टेप आ गया हुआ 2000, है ना। लेकिन हो सकता है वो तो, है ना, ठीक है, इस तरह लिमिट था। ठीक है, आप देखोगे, हम देखेंगे कंट्री साइड, तो ये सब थोड़ा उसमें था। उसके बाद धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, अब स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिए, कितना दिन स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, टीचर छोड़ दिए, कितना दिन नहीं, क्योंकि उनका लॉज धीरे धीरे लेकिन फिर सारे लोग, क्योंकि उनका दूसरा ऑप्शन नहीं क्रिएट किया गया। एक चीज था, हम ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन बैठ करके बिना अर्निंग किए कितना दिन करेंगे, तो लोग को मजबूरी में फिर से अपने सारे काम को रिज्वाइन करना पड़ा। लेकिन असर हुआ, ऐसी बात नहीं, शुरुआत तो हुई। अब देखते हैं ग्रामीण इलाका में, अवध यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का, है ना, आसपास में, वहाँ पे बाबा रामचंद्र जो है सो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लीड किए। और वहाँ के किसानों के लिए जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब था, जो तालुकदार और जमींदार जो उन पे बहुत ही ब्रिचुअली ट्रीट करते थे,
जो अपने ही देश के लोग थे। देखिए, तो किसानों के लिए अवध एरिया में या कई गांव में जो भाई जमींदार जो जिनका खेतों करते थे, उनके लिए कि भाई जमींदार हमसे फसल नहीं होता है तो नहीं ले देंगे, लेकिन जमींदार उनसे रेंट लेता था। अंग्रेज बोलता था 5 रुपया सुनने के लिए, तो मुनाफा के लिए 10 रुपया सुनता था। तो किसान जमींदार से तंग थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था जो एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें जमींदार से को हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा, हमारी अपनी जमीन होगी। इसके लिए गांधी ने जवाहरलाल नेहरू 1920 में नेहरू है ना अवध के आसपास घूमे और उन्होंने अक्टूबर में 1920 अक्टूबर में नेहरू जी है ना ने किसान सभा की स्थापना की। किसान सभा बाबा रामचंद्र यहाँ पे भी सत्याग्रह किए थे और इस तरह 300 ब्रांच किसान सभा के विदिन अ मंथ सेटल बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स विदिन अ मंथ। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आप बोलोगे कौन थे सर? बाबा रामचंद्र पहले फिजी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा देश है, वहाँ से बहुत सारे भारतीय अभी भी रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, मतलब भारतीय मतलब अंग्रेज के समय में जिन्हें मजबूर बना के ले जाया गया था प्लांटेशन, तो वहाँ पे वो लोग रहते। उन्हीं से वापस इंटेलेक्चुअल लेबर के रूप में काम करने गए थे। इंटेलेक्चुअल लेबर होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो काम करता है, जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ना, घर बनाना दे दिए भाई, वो काम कर रहा है आपका, इतना दिन वो घर बना के दे देगा। इंटेलेक्चुअल लेवल के तो वही वापस आए थे, वही जॉब उसका लेट किया था, लेकिन उन लेकिन के लिए मैंने लगता तो वो लोग जमींदारों के घर को लूटते थे। अब कांग्रेस के जो लीडर्स थे सो मैक्सिमम जमींदार थे, मैक्सिमम वो लोग देखे भाई इंडियन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारे ही घर लूटे जा रहे हैं, हमारे ही अनाज का ढेर लूटा जा रहा है। क्यों? तो किसान, छोटे किसान में ना हम आपसे लेते हैं तो हम आप ही से ना हमारा संबंध होगा। हम देखते हैं आप अंग्रेज को देते हो, क्या करते हो, कौन आपको इंस्ट्रक्ट, सबको क्या मतलब है? तो छोटे किसान जमींदार से तंग थे, उनके लिए आज़ादी का ये मतलब, ठीक है। फिर हम लोग आगे प्लांटेशन में ये देखें, प्लांटेशन में जो ये करते थे स्वराज प्लांटेशन, उसमें क्या था? ट्राइबल में था, है ना, अडम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, वहाँ पे वहाँ पे एक नाम है अलूरू सीतारमन राजू, है ना, वो मिलिटेंट आतंकी गांधी जी के बात को मानते थे। वो लोगों को कहते थे अपने फॉलोअर को जो भाई खादी पहनो, शराब मत पियो, लेकिन साथ साथ गांधी जी के नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे। और इसके लिए वह अडेम पहाड़ी ADEM अडेम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे उनका एक ग्रुप था और ये अंग्रेजों पे गुरिल्ला वार करते थे, छापा मार करके वार करते थे, ये आक्रमण करते थे। लेकिन उनके पास ऐसा बताया जाता है, उन्हें क्लेम करते थे कि भाई उनके पास डिवाइन पावर है, लोग उनको देवता के रूप में मानने लगे थे। वो बताते हमें गोली भी लगती है इतनी, उसके बाद वो मतलब लोगों को, घायल लोगों को भी ठीक कर देते थे, ऐसा चमत्कारिक पावर बताया जाता है। लेकिन 1924 में उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ ली गई और उन्हें फांसी पे चढ़ा दी गई। उसके बाद आता प्लांटेशन में क्या था, है ना, 1859 है ना, इमिग्रेंट एक्ट, इमिग्रेंट एक्ट। इसके अंदर क्या था, जो कोई भी प्लांटेशन पहले समझो, प्लांटेशन मतलब होता है लार्ज एरिया जहां एक ही प्रकार के फसल बड़ी मात्रा में किया जाता है। वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे उनको फ्रीली, है ना, घर आने जाने नहीं दिया जाता था। वो लोग चाहते थे, जो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुने तो सब लोगों ने एकदम भाग गया, लेकिन जाते कहाँ, सब कुछ तो स्ट्राइक था, पुलिस उनको पकड़ ली और उनको मारी पीटी बहुत, ये सब चीज़ हुआ, है ना। लेकिन ओवरऑल ऐसी बात नहीं है, ये चला, कुछ तो मतलब हुआ ना। लेकिन गांधी जी जब यहाँ पे फरवरी में 1992 लगभग एक साल के बाद चौरी चौरा, है ना, 1992 में चौरी चौरा गोरखपुर, वहाँ पे पुलिस जो है पुलिस पे जो लोग जो है फायरिंग कर दिया, थाना में आग लगा दिया, बहुत सारे पुलिस पर्सन माने गए। गांधी जी इतने भारतीय माने, उनको तकलीफ नहीं होती थी, उनका कहता पुलिस जितना भी तुमको मारता मार लो, अरे थोड़ी वाला के कौन नियम है जी आपका, लेकिन जो भी हो गांधी जी थे, महात्मा थे,
तो वो कॉल्ड अप कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारा नॉन वायलेंस, अपना जो सिद्धांत था वो चलेगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आगे सिविल डिसोबीडियंस के बारे में